मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने पिछले लास्ट लेक्चर जो हमने करा उसमें बीटा डीके के बारे में शुरू कर दिया था और हमने इसका स्पेक्ट्रम की कुछ करेक्टरिस्टिक के बारे में हमें जाना था और हमने एग्जांपल लिया था कि जो बीटा डीके होता है उसमें या तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है या पॉजिट्रॉन होता है और एक और फिनोमिना होता है जिसमें न्यूट्रिनोज निकलते हैं। मगर अभी हम मान के चलते हैं कि हमें न्यूट्रिनोज के बारे में पता ही नहीं है ना, बेसिकली हमें पता नहीं है ना। तो ये सिंपल सा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि रेडियम जो ई है 210 और रेडियम एफ, ये रेडियम ई डीके होता है, डीके होकर के रेडियम एफ और इलेक्ट्रॉन देता है और साथ में हमें एनर्जी भी इसमें मिलती है, जो क्यू यहाँ पे एनर्जी हमने यहाँ पे दिखा रखी है। तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन है, ठीक है ना। इसको हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि भाई ये इस रिएक्शन को इस जो ग्राफ है इसके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। इस ग्राफ से बहुत क्लियर है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट है, मैक्सिमम हो जाती है और फिर एंड पॉइंट जो मैक्सिमम एनर्जी का पॉइंट है वहाँ पे बहुत कम नंबर ऑफ पार्टिकल मिलते हैं। ये इसका ऑब्जर्वेशन है, बीच में एक पीक आता है, ठीक है ना। तो ये बहुत यहाँ पे क्लियर है, ठीक है ना। अब जो ये क्यू एनर्जी लिबरेट हुई है, ये एनर्जी किसके पास जाएगी? यहाँ पे सिंगल अपन कह दे कि एक मॉलिक्यूल था और यहाँ पे दो यहाँ पे है, एक हैवी न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के मासेस में ज़बरदस्त डिफरेंस है। हम जानते हैं कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में भी रेशियो करीब के 1800 से भी ज़्यादा गुना का डिफरेंस होता है और ये तो रेडियम 210 है। तो हमें 1800 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 210 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना हैवियर है ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन। तो ये मैक्सिमम एनर्जी जो है, ये एनर्जी ये किसके पास जाएगी? ये ले जाएगा या ये ले जाएगा, ठीक है ना। और जो भी लेके जाएगा वो बाहर निकलेगा और उसके पास एनर्जी उतनी होनी चाहिए। देखिए ये जो पर्टिकुलर एक सवाल है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आया हुआ है कि अगर एक सिंगल पार्टिकल दो पार्टिकल में डीके हो रहा है और दोनों के मासेज में डिफरेंस है, तो जो अवेलेबल एनर्जी है वो कौन शेयर ज़्यादा ले जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए सिंपल सा ये कंसेप्ट अपने काम में करना है। देखिए अब मैंने बताया कि आप हाईएस्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीज़ों के बारे में अब क्यू के लिए नहीं छोड़ना है कि हम आगे पढ़ लेंगे आप पकड़, अब आपको सब चीज़ें आनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई ये जो एनर्जी है ये ले जाएगा मैक्सिमम पोर्शन या ये ले जाएगा, ये हम ये प्रूव करेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि सिंगल पार्टिकल था, मान लो इसका मोमेंटम जीरो था, तो पहले जीरो था तो बाद में भी क्या होना चाहिए था? जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। जीरो होना चाहिए, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। तो इसका जितना मैग्नीट्यूड होगा उतना का उतना मैग्नीट्यूड लीनियर मोमेंटम का इसका होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इसका और इसका पी मतलब लीनियर मोमेंटम दोनों बराबर है। अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? तो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि ई के अगर मैं कहूँ तो ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर। मगर हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे पी स्क्वायर अपॉन 2m। कैसे लिख सकते हैं? एक एम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और एक से डिवाइड कर दिया और एम वी बराबर क्या कर दिया? पी, तो ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर मेरे को देखना है तो मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन लगा दूँ और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन लगा दूँ और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी किसकी देखनी है मुझको? रेडियम की देखनी है। तो मैं यहाँ पे कर दूँ पी रेडियम का स्क्वायर अपॉन 2m और ये क्या हो जाएगा? रेडियम का स्क्वायर। ये आ गया मास। अब ये दोनों बराबर, इन दोनों का रेशियो लेता हूं मैं, अगर इसको और इसको डिवाइड कर दूं मैं तो क्या आता है हम देखते हैं। बिल्कुल ये P और P कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों का लीनियर मोमेंटम बराबर है। ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, रेडियम ऊपर आ गया तो ये क्या हो गया? एम आर ए अपॉन एम ए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो रेडियम की तुलना में बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि ये मास बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ मच मच ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो लिबरेट होगी वो कौन लेके जाएगा? इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। इस पर्टिकुलर मैंने बताया कि ये वैसे स्कूल एजुकेशन का सवाल है मगर बहुत बार कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ है और स्पेशली जो फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम है उसमें भी ये सवाल अलग अलग तरीके से आता है। कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली इसी तरीके से आए जैसे मैंने कहा वैसे ही आए, है ना। तरीके अलग अलग होते हैं और एग्ज़ाम में सवाल आते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया इससे कि ज़्यादातर जो एनर्जी होगी वो कौन कैरी करेगा?
वो इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा। इसका मतलब है कि जो इस स्पेक्ट्रम में, इस जो प्रिवेल थ्योरी है, इस समय तक जो नोन थ्योरी है, उसमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी के साथ में बाहर निकलने चाहिए। मतलब इसका मतलब है कि पीक हमें यहाँ पे मिलना चाहिए था, इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ हमें यहाँ पे मिलना चाहिए था, जो कि प्रैक्टिकली हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। तब वैज्ञानिकों के सामने क्वेश्चन हुआ कि भाई ये नहीं हो रहा तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं। तो वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर स्टडी करा और उन्होंने देखा भाई दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो ये है कि पहली तो ये है कि न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉनों को एमिट कर रहा है। क्योंकि अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है तो वो उनकी एनर्जी भी क्या होगी, अलग अलग ही होगी, और हमें उसको और वो अपने को मिल रहा है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये क्या है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं वो निकल तो मैक्सिमम एनर्जी से रहे हैं, मगर बाहर आने के बाद में कुछ जिन्हें रेडिएट कर देते हैं। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई रेडिएशन हो रहा है, उनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, और रेडिएशन के बाद में उनकी एनर्जी कम हो सकती है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अब दोनों में से कौन सी थ्योरी है, इसको प्रिवेल करने के लिए वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि उसके लिए प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो जो पहली अपने पास जो थ्योरी है, कौन सा, कि न्यूक्लियस इटसेल्फ एमिटिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट एनर्जी, इसको वेरीफाई करने का एक टूल है कैलोरीमेट्री, एक एक्सपेरिमेंट है जिसको वैज्ञानिक लोग बहुत अपने उसमें यूज करते हैं। और उसमें होता ये कि इफ द एवरेज एनर्जी ऑफ द स्पेक्ट्रम इज इक्वल टू द मीन एनर्जी ऑब्जर्व बाय द कैलोरीमेट्री ऑब्जर्वेशन, अगर ये दोनों बराबर मिल जाए करीब करीब विद इन द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, ये दोनों बराबर हो जाए, क्या बोला मैंने, एवरेज एनर्जी ऑफ द स्पेक्ट्रम इज इक्वल टू द मीन एनर्जी ऑब्जर्व बाय द कैलोरीमेट्री ऑब्जर्वेशन, दोनों बराबर के करीब मिल जाए, तो हम ये कह देंगे कि भाई जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा। और जब वैज्ञानिकों ने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करा तो ये पाया कि जो ये प्रैक्टिकल जो ऑब्जर्वेशन था वो मिल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के इलेक्ट्रॉनों को एमिट कर रहा। इसका मतलब फर्स्ट जो अपना जो पॉसिबिलिटी थी वो एक्सेप्ट हो गई, और सेकंड को उन्होंने क्या कर दिया, रूल्ड आउट कर दिया। तो अपने पास ये एक कंक्लूजन हो गया कि भाई न्यूक्लियस जो है डिफरेंट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रहा है। ये एक अपना को बड़ा कंक्लूजन इस थ्योरी से अपने को मिल गया। अब चलो एक प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन हुआ। अब दूसरी प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। जब अपन इस इक्वेशन को देखते हैं, रेडियम 210 बराबर कितना है, रेडियम 210 और इलेक्ट्रॉन, ये इस इक्वेशन को अपन देखें हम, तो यहाँ पे जो ए है वो इवन है, यहाँ पे भी इवन है। इसका मतलब है कि जो इसका स्पिन एंगुलर मूवमेंट, इस पर मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम होगा, वो क्या होना चाहिए था, वो इंटीग्रल होना चाहिए, मतलब होल नंबर में हो, या तो 0 हो जाए या 1 हो जाए या 2 हो जाए एंड सो ऑन, जो भी हो जाए। इसका भी यही होगा, मगर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, फर्मियन है। फर्मियन आप जानते हैं कि जो नेचर के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, फर्मियन और बोसॉन, ठीक है ना। जिनकी स्पिन हाफ या 3/2 या 5/2 एंड सो ऑन होती है, वो किस में आते हैं, वो फर्मियन की कैटेगरी में आते हैं। और जिनकी स्पिन 0, 1, 2, 3 और इंटीग्रल होती है, वो किस में आएंगे, बोसॉन्स में आएंगे, ठीक है ना। ये सब आप पुरानी क्लासेज में पढ़े हुए हो, मगर मैंने बस जस्ट एकदम आपको रिकलेक्ट कराने के लिए इस चीज़ को यहाँ पर बोला है। तो यहाँ पे ये तो है इंटीग्रल, मगर ये हाफ है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाफ ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे तो इंटीग्रल है, मगर यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो स्पिन क्या होगी, हाफ होगी। अब इसका मतलब हो कि स्पिन कंजर्व नहीं हुई है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब इसका सॉल्यूशन क्या करा जाए, वैज्ञानिकों के सामने जब भी कोई सॉल्यूशन आता है तो वो फिर उसका और खोजते हैं कि कैसे कर सकें। तो उन्होंने पॉली नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सजेस्ट करा कि यहाँ पे स्पिन हाफ है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक नया पार्टिकल और निकल रहा हो जिसकी की स्पिन क्या हो, हाफ हो, मगर वो हमें अभी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो ये उन्होंने एक एज्यूमशन दिया कि पॉली सजेस्टेड दैट बिसाइड्स इलेक्ट्रॉन वी मस्ट हैव एन अनदर पार्टिकल टू बी क्रिएटेड इन दिस इक्वेशन, है ना, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। और उन्होंने उसने माना कि भाई ये जो पार्टिकल है वो चार्जलेस है
और उसका मासलेस है और स्पिन उसकी क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। तो वो चार्जलेस था, मासलेस था और स्पिन हाफ था। और चार्जलेस और मासलेस होने के कारण क्या हुआ कि उसको डिटेक्ट करना क्या हो गया, बहुत दिक्कत हो गया। तो ये पॉली नाम के जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने सजेस्ट करा और उन्होंने ये माना कि ये थ्योरी में हो सकता है। तब स्पिन क्या होगी, इंटीग्रल होगी, तब स्पिन क्या होगी, कंजर्वेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे या हो जाएगी। तो ये उन्होंने इसको एज्यूम करा। बाद में कई साल बाद अराउंड 1950s में इस रिएक्शन के अंदर एक अननोन पार्टिकल जो इसका नाम और पॉली ने इसका नाम भी रख लिया था, है ना, जबकि डिटेक्ट नहीं हुआ था, मगर उसने कहा कि वो न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन के साथ में निकल रहा है, तो उसने उसका नाम रख दिया न्यूट्रिनो। न्यूट्रल भी पता और इलेक्ट्रॉन का करेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन थी उसको मैच करवाना था, तो इसलिए उसने उससे मिलता जुलता एक नाम रख दिया और उसका नाम रख दिया न्यूट्रिनो। न्यूट्रल भी है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन से उसका संबंध भी है, तो उसने न्यूट्रिनोस करके एक नाम दे दिया। न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी था, है ना, तो उसने न्यूट्रिनोस करके एक नाम दे दिया। तो ये एक नया पार्टिकल यहाँ पर उन्होंने एज्यूम करा और उस समय वो डिटेक्ट नहीं हो पाया। फिर मैंने बताया कि 1950s में 50 से 60 के एरा जो था उसमें इस पार्टिकल को वास्तव में क्या करा, डिटेक्ट कर लिया गया। तो ये थ्योरी क्या हो गई, कंफर्म हो गई कि हाँ इस रिएक्शन में एक एडिशनल पार्टिकल भी नया निकलता है और उसको क्या कहेंगे अपन, न्यूट्रिनो नाम दिया गया। तो अब जो ये इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो ये इक्वेशन अब अपने पास जो इसका शेप हो जाएगी कि मैं इसको कर दूंगा ReF 210 तो आई है, प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस क्या करूंगा, प्लस न्यूट्रिनो दे दिया, ठीक है ना, और प्लस क्यू है। अब न्यूट्रिनोस हम जानते हैं, आज हम जानते हैं कि न्यूट्रिनोस कई तरह के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। एक्चुअल में जो मैंने बताया कि लेप्टॉन फैमिली होती है, लेप्टॉन फैमिली में 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं और तीनों फंडामेंटल पार्टिकल 3 एंटी पार्टिकल हैं और हर एक का जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो न्यूट्रिनो है वो अलग तरीके का होता है, ठीक है ना। तो अभी हम केवल यहाँ पे न्यूट्रिनो लिख रहे हैं, ठीक है ना, और ये टाइप कौन से का होता है, न्यूट्रिनो टाइप ई होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। चूंकि ये पार्टिकल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो क्रिएट होगा वो क्या होगा, एंटी पार्टिकल होगा। लेप्टॉन नंबर का कंजर्वेशन का लॉ हम जानते हैं, जो 6 फंडामेंटल कंजर्वेशन के लॉ हैं वो हमेशा किसी भी रिएक्शन में क्या होने चाहिए, ओबे होने चाहिए, फॉलोड होने चाहिए, अदरवाइज वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो इसको अगर मैं +1 कहें कि लेप्टॉन नंबर इसका +1 है, तो जो एंटी पार्टिकल है उसका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का कितना लेप्टॉन नंबर है, 0 है, राइट हैंड साइड का भी कितना हो जाएगा, 1 एंड -1, दोनों का मिलकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कंजर्वेशन का लॉ भी आना चाहिए। तो देखिए आपको जो अब जो आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई करें वो पूरी डिटेल में करें और कंप्लीट करें, क्योंकि कोई भी चीज़ें इंडिपेंडेंट नहीं है, सब आपस में जुड़ी हुई हैं, सब आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग यहाँ पे मेंटेन हो रही है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन हो गई वो क्या हुई, इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या निकल रहा है, एक न्यूट्रिनो नाम का निकल रहा है। पर्टिकुलर इस केस में मैंने बताया कि एंटी न्यूट्रिनो है और ये चूंकि ये मासलेस है और ये मासलेस अपने इसको एज्यूम करा है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो इसलिए जो अवेलेबल एनर्जी है वो ये एक तरह से दोनों मिलकर शेयर करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि जो डॉटर न्यूक्लियाई है, ये RE लगा दिया मैंने, RA है एक्चुअल में, ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है ये एनर्जी को बहुत कम शेयर करेगा और जो ये क्यू एनर्जी अवेलेबल है ये मोस्टली ये दोनों शेयर करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट हमें पॉइंट यहाँ पे मिला है सारा का सारा। तो ये सारी थ्योरी है। तो अब हमारे को पता पड़ गया है कि हमारी जो थ्योरी है उसमें जब भी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन निकलेगा उसके साथ में एक नया पार्टिकल निकलेगा जिसको अपन न्यूट्रिनो कहेंगे। इलेक्ट्रॉन के साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा और पॉजिट्रॉन के साथ में न्यूट्रिनो निकलेगा। ये बेसिकली अपने पास थ्योरी हुई है। अब आगे हम एक ऐसी थ्योरी डेवलप करने जा रहे हैं जो कि इस ग्राफ को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने में सक्षम हो, ठीक है ना। तो उस थ्योरी का नाम है फर्मी थ्योरी। फर्मी थ्योरी का चूंकि अभी आज का जो टाइम है वो एक बार पूरा हो रहा है,
मैं इसको यहाँ रोक करके कल जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फर्मी थ्योरी को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हो सकता है उसमें मेरे को 2 लेक्चर देने पड़ जाए, मगर आपको मैं उसमें बहुत छोटी छोटी बातों के बारे में बताऊंगा कि कोई भी चीज़ अब आप कर रहे हैं उनको बहुत डिटेल में करना है। कहीं पे आप क्रिएशन ऑफ ए पार्टिकल होता है, वो एनिलिएशन ऑफ एंटी पार्टिकल के बराबर होता है। आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ के भी आए हैं प्रीवियस के अंदर, मगर यहाँ पे भी अपने को ध्यान रखना, एक फर्मी गोल्डन रूल आएगा वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें जानकारी देता है, ठीक है ना। और फिर वहाँ पे हम कई छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के बारे में कंसेप्ट आएगा, तो मैं आपको विजुअलाइज करके बताऊंगा कि कैसे हमें उसको चीज़ों को समझना चाहिए। क्योंकि आप इस कॉन्टेक्स्ट में मत रहिए कि जो ये टॉपिक है इसका ये आंसर आ गया और ये इसको क्लेम कर लेंगे रोज। अगर चीज़ों को आपको डेवलप करना आ जाता है तो आप अननोन प्रॉब्लम जो मिलेंगी आपको कंपटीशन में, उसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज उसी को होता है जिसको सारी थ्योरी डेवलप करनी आती है, ठीक है ना। जैसे स्फेरिकल के अंदर वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा, ठीक है ना। अब मैंने कुछ लेक्चर मेरे यूट्यूब पे पेज में सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, मेरा पेज के ऊपर एक छोटा सा एक मिल जाएगा कि उसमें मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें के बारे में बता रखा है। तो आप उनको पढ़िए और उनको सुनिए और सुन करके खुद अपने वीडियो बनाइए और उनको अपलोड करिए, क्योंकि अब आप ऐसी पोजीशन में हैं कि आप सब कुछ चीज़ों को करने की पोजीशन रखते हैं। तो फर्मी थ्योरी में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पूरा डिटेल में। और तब तक के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग।